हेलो, नमस्कार। मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो अध्याय है, जो चैप्टर है स्टेटस एंड रोल अर्थात परिस्थिति एवं भूमिका, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटस क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि समाज में जो व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक विशेष कोई न कोई स्थान होता है, कोई न कोई पद उसको होता है। कोई ऊंचे पद पे होता है तो कोई निम्न पद पे होता है, लेकिन हर व्यक्ति को कोई न कोई पद समाज या समूह में अवश्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर पदों की बात करें तो हम जैसे परिवार में संयुक्त परिवार है तो दादा जो होता है, दादा परिवार का मुखिया होने के नाते शक्तिशाली, प्रभावशाली, सम्मानीय होता है। इसी प्रकार ऑफिस में चपरासी, अधिकारी, क्लर्क, तो इस तरह से ये अलग अलग जो पद हैं, ये सब समाज के अंतर्गत समाजशास्त्र की भाषा में इसको स्टेटस का नाम दिया गया है। लेकिन इसकी परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्र ने दी है। उन परिभाषाओं से स्पष्ट और हो जाएगा कि परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहली जो परिस्थिति के संदर्भ में परिभाषा थी वह एलियट एवं मेरिल ने दी। उन्होंने कहा कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के द्वारा प्राप्त करता है। दूसरा जो दूसरी जो परिभाषा है वो ऑगबर्न और निमकोप के हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार किम्बाल यंग ने भी कहा, लिंटन ने भी कहा, बीर स्ट्रीट ने भी कहा। तो लिंटन के ने जो कहा वो ये था कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं उन सब में यही स्पष्ट होता है या निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि व्यक्ति के समूह समाज में जो पद की सूचक है वह पद समाज द्वारा स्वतः उसे प्रदान किया जाता है और कुछ पद जो व्यक्ति अपनी योग्यता या गुणों के आधार पर प्राप्त करता है वो सब परिस्थिति पद कहलाती है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिससे भी हम परिस्थिति को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ विशेषता, इसमें पहली विशेषता है कि प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। यानी संस्कृति ये तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। तो पहली परिभाषा में समाज द्वारा निर्धारित पद हो गया। दूसरी विशेषता यह है कि दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही उस परिस्थिति के उदाहरणों को समझा जा सकता है। एक व्यक्ति के लिए परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति से होता है जो उसे प्रभावित भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राचार्य की जो परिस्थिति को प्राध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थिति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तीसरी विशेषता, एक ही परिस्थिति का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई द्वारा सम्मान से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया। तो भूमिका का निर्वाह कैसे कहते हैं, समान ढंग से वो नहीं करते। हर प्रधानमंत्री
का जो भूमिका का निर्वाह करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, कहने का तात्पर्य है। नंबर 4, प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। व्यक्ति समाज के एक साथ अनेक पद धारण करता है और उन विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप अपनी रोल को भी अदा करता है। 5वीं विशेषता परिस्थिति के संदर्भ में संपूर्ण समाज विभिन्न स्टेटसों में बटा हुआ है, परिस्थिति समूह बटा हुआ है और इन परिस्थिति समूह के आधार पर ही हम किसी भी समाज की विशेषता को जान सकते हैं। नंबर 6, प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिम देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है, तो परिस्थिति का संबंध वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ माना है। नंबर 7, एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण भी करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता और कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किंतु वह एक अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता। तो ये भी एक विशेषता साथ में बताइए। नंबर 8, समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थिति के कारण ही सामाजिक विभेदीकरण पैदा हुआ है, या समाज में जो स्तरीकरण हुआ है वो हुआ है विभिन्न परिस्थिति के कारण, जो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। नंबर 9, अंतिम विशेषता जो बताई वो ये है समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त भी होती है और जो एक व्यक्ति को समाज द्वारा स्वयं प्रदान करता है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयासों के बल पर प्राप्त कर पाता है। तो ये सारी 9 विशेषताएं स्टेटस के लिए बताई गई है। अब समाज में जो परिस्थितियां हैं वो कितने प्रकार की है उसके संदर्भ में हमें चर्चा करना आवश्यक है। तो राल्फ लिंटन नामक जो सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने परिस्थिति को समाज में 2 भागों में बांटा, यानी कि 2 तरह की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने जो परिभाषा दी, जो परिस्थितियां बताई, जो बात बताई, उसमें पहली जो परिस्थिति थी वह है प्रदत्त और दूसरी है अर्जित। अब पहले हम अर्जित जो प्रदत्त परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रदत्त परिस्थिति से तात्पर्य क्या है? जो समाज के द्वारा व्यक्ति को बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है, जन्म के साथ ही उसको जो पद मिल जाते हैं। कुछ पद जन्म के बाद आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, समय के अनुसार उसको पद प्राप्त होते रहते हैं, उनको प्रदत्त परिस्थितियां कहा गया है। समाज में कुछ प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण करने के कुछ आधार बताएंगे, जिसके आधार पर ही वह प्रदत्त परिस्थितियां समाज को में व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो उन आधार के संदर्भ में अगर बात करें तो निर्धारण का जो पहला आधार वह है लिंग भेद। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुषों की जो परिस्थितियां एवं भूमिकाओं में अंतर देखा जा सकता है। सामान्यतः क्या होता है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की जो परिस्थिति है वो ऊंची मानी जाती है, और पश्चिम संस्कृति में स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज, विश्वासी, धार्मिक, एक विवाही माना जाता रहा है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है। उन्हें अबला, दासी या प्रॉपर्टी के रूप में समझा जाता है। तो इस प्रकार लिंग भेद के आधार पर भी प्रदत्त परिस्थिति जो है समाज में व्यक्ति को मिलती है। दूसरी जो बात करते हैं पर सामाजिक परिस्थिति के आधारों में, दूसरा आधार है आयु भेद। यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर जो स्टेटस है उसमें भेद किया जाता है। आयु के विभाजन के आधार पर हम बात करें तो शिशु है, बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, या आदि स्तरों में आयु वर्ग को बांटा गया है।
और अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक माना गया। बड़ा भाई छोटा भाई ये क्या है, यह आयु के भेद के आधार पर निर्भर है। बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण भी आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन के अनुभव होता है। तो इस प्रकार से आयु में अंतर के आधार पर भी समाज में परिस्थितियाँ बटी हुई है जो पद्धति के अंतर्गत देखी जा सकती है। नंबर तीसरा आधार जो है नातेदारी है। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। एक व्यक्ति अपने माता पिता या रक्त संबंधों से जुड़ा हुआ होता है, उससे संबंधित होने के कारण वह अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है। जैसे नातेदार से संबंधित परिस्थितियाँ प्रदत्त होती है क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं करते। तो नातेदारियाँ जैविकी एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों पर का मिश्रित रूप है। समाज में कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता है। तो कहने का तात्पर्य नातेदारी के आधार पर भी कुछ परिस्थितियाँ समाज में प्रदत्त हैं जो प्राप्त होती है। नंबर 4 आधार है प्रदत्त परिस्थिति का, वह है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार जाति या प्रजाति में हुआ, इस आधार पर भी व्यक्ति का स्टेटस निर्धारित होता है। शाही घराने या उच्च जाति में जन्म लेने वालों की जो सोशल स्टेटस है वो निम्न परिवार की तुलना में ऊंचा माना गया है। तो ये जन्म के कारण ही हुआ कि उसको स्टेटस समाज में बिना कुछ प्रयास के ऊंचा मिला। इसी प्रकार शारीरिक विशेषताएं 5वां आधार है। जैसे शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसे काले और कुरूप की तुलना में सुंदर व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची मानी गई है। निर्बल की तुलना में शक्तिशाली, बीमार की तुलना में उसकी ऊंची मानी गई है। ऐसे लूले लंगड़े अपंग व्यक्ति की तुलना में जो सक्षम और स्वस्थ व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। तो ये भी शारीरिक विशेषताएं भी प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करती है। नंबर 6 जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण का प्रमुख आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जो परिस्थिति है शूद्र या छूत जाति में जन्म लेने वाले से ऊंची मानी जाती है। इसी प्रकार काली और पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की जो सामाजिक परिस्थिति वो भी ऊंची है। यहाँ तक कि अमेरिका में काली प्रजाति के लोगों को अनेक अधिकारों से वंचित भी किया गया है। तो जाति और प्रजाति के आधार पर भी प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण बताया गया है। इस प्रकार 6 आधार तत्व जो है प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। अब बात आती है अर्जित परिस्थिति की, अचीव्ड स्टेटस। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता या क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, जिनको हम अर्जित परिस्थितियाँ कहते हैं। इसके संदर्भ में हार्टन एवं वेहंट ने लिखा भी था कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। इसके भी आधार हैं। अर्जित परिस्थिति को निर्धारण करने के कुछ आधार जो बताए गए उसमें पहला आधार है प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर ही व्यक्ति की स्थिति जो ऊंची और नीची देखी जाती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की जो सोशल स्टेटस है वो ऊंची है। और आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं वे ऊंचे माने जाते हैं। तो मात्र प्रॉपर्टी से व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वह प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से उन्होंने अर्न की है, किस प्रकार से कमाई है। अर्थात ईमानदार जो पूंजीपति की जो परिस्थिति है काला बाजारी या स्मगलिंग या अनैतिक तरीके से धन कमाने वालों की तुलना में ऊंची है। दूसरा आधार व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक स्टेटस को निर्धारित करता है। आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सब का पद जो है चपरासी या लेबर कर या जूते ठीक करने वाले से ऊंचा माना गया। तो व्यवसाय भी अर्जित परिस्थिति में निर्धारण का आधार रहा है। इसी प्रकार शिक्षा
अशिक्षित की तुलना में शिक्षा ग्रहण व्यक्ति या कम पढ़े लिखे की तुलना में अधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समाज में ऊंची परिस्थिति को प्राप्त करता है। यह भी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति उस परिस्थिति को प्राप्त करता है। ये अपनी मेहनत और श्रम के बल पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसको अर्जित का आधार माना गया है। इसी प्रकार नंबर 4 आधार है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी शासक एवं शासित दो भेद किया जाता है। साधारण जन की अपेक्षा में जो सत्ता या राजनीतिक अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसकी समाज में परिस्थिति ऊंची होती है, और प्रजातंत्र में जो शासक दल से संबंधित लोग हैं और दूसरे विरोधी दल के जो प्रमुख नेता है उनकी सामाजिक परिस्थितियों में अंतर होता है। तो जो सत्ताधारी हैं वो उनकी परिस्थिति जो सत्ताविहीन है उनसे ऊंची मानी गई। इसी प्रकार नंबर 5वां आधार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का वह है विवाह। यानी विवाह के आधार पर भी कई परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे विवाह करने पर पति पत्नी होने से, एक विवाह बहु विवाह करने से समाज में अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त होती है। जैसे जीजा, जमाई, बहू, भाभी, ये सारे जो पद हैं वो बिना मैरिज के व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। तो विवाह के आधार पर भी कुछ पद जो है व्यक्ति अर्जित का आधार बनता है। विवाह के बाद अंतिम आधार जो बताया गया है अर्जित परिस्थिति का वह है उपलब्धियां। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके मेहनत करके विभिन्न उपलब्धियां भी उनकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, खेलकूद किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इसलिए जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं या आविष्कारकर्ता होता है, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि, इन सब की जो परिस्थिति है समाज में ऊंची मानी गई है। तो ये सब उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के कारण ही संभव हो पाता है। इस प्रकार हमने देखा कि समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति के निर्धारण में अनेक कारकों का हाथ रहा है। तो प्रदत्त परिस्थिति के अलग निर्धारक आधार थे, इसी प्रकार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के भी कुछ आधार थे, इनका विशेष महत्व है। तब समझ चुके होंगे परिस्थिति के संदर्भ में कि परिस्थिति क्या है और कितने प्रकार की है, और उन प्रकार वाले जो परिस्थितियों के निर्धारण के आधार क्या हैं, कौन से तत्व हैं, ये हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।